हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ये है यूपी का करंट अफेयर, जो पूरे अप्रैल में यूपी में जितनी भी घटनाएं घटित हुई उनसे रिलेटेड सारा करंट है। ये यूपी पीसीएस मेंस हो 24 का, ये यूपी पीसीएस प्री हो 2025 का, या आर हो, और यूपी में होने वाले दूसरे एग्जामों के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले हमने फरवरी मार्च के 2 महीने के कंप्लीट करे किए हैं, आप जा करके उसमें देख सकते हो। और ये अप्रैल का है और हम इसको कवर करेंगे पीछे। अब जो आने वाला वीडियो है इसका, तो वो आपको जनवरी और दिसंबर के 2 महीने का करंट मिल जाएगा। तो आपके पास आर ओ के पेपर से पहले ये यूपी पीसीएस के जो मेंस होने वाला उससे पहले भी आपको 5-6 महीने का करंट अफेयर मिल जाएगा। ये आपको देखना कि हाँ कहाँ पे कैसे एडजस्ट करना है और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं। ये अप्रैल का जो 2025 का करंट अफेयर था यूपी स्पेशल, इससे संबंधित पहला टॉपिक है वाराणसी में डॉल्फिन सफारी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की है। ये तो सफारी के बारे में जानते हैं। तो ये सफारी वाराणसी जिले के कैथी से कहाँ तक, ढकुआ गांव के बीच स्थापित किया जाएगा। इस क्षेत्र में डॉल्फिन की संख्या अधिक पाई जाती है। वाराणसी जिले में गंगा नदी में डॉल्फिन संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉल्फिन मित्र भी नियुक्त किए हैं। विशेषताओं की बात करें तो गंगा नदी डॉल्फिन केवल मीठे जल स्रोतों में ही रह सकती है और मूलतः ये अंधी होती है, दृष्टिहीन, और ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्सर्जित कर अपना शिकार करती है। बात करें, ये प्राय अकेले या छोटे समूह में पाए जाते हैं और ये आमतौर पर मादा डॉल्फिन और शिशु डॉल्फिन एक साथ यात्रा करते हैं। मादाएं नर से आकार में बड़ी होती हैं और प्रत्येक 2 से 3 वर्ष में केवल एक बार शिशु को जन्म देती है। आगे बात करते हैं, स्तनपायी होने के कारण गंगा नदी डॉल्फिन जल में सांस नहीं ले सकती, इसलिए इनको प्रत्येक 30 से 120 सेकंड में सतह पर आना पड़ता है। दूसरा टॉपिक है उत्तर प्रदेश में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क। अभी अप्रैल में उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ने घोषणा की है कि देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कहाँ पर, कानपुर में के निकट 875 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा। तो इस पार्क के बारे में जानते हैं। यह पार्क कानपुर के निकट भोगनीपुर क्षेत्र के चपरघटा गांव में विकसित किया जाएगा। दूसरा, यह पार्क ट्रिपल पी मोड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिससे आयात पर निर्भरता घटेगी और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। उद्देश्य टेक्सटाइल उद्योग में उपयोग होने वाली मशीनों का देश में विनिर्माण करना है, जिन्हें वर्तमान में चीन, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, ताइवान और यूरोप जैसे देशों से आयात किया जाता है। इस परियोजना के तहत 200 से अधिक बड़ी और मध्यम इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिससे करीब 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आगे बात करते हैं एग्री वोल्टेक परियोजना, यानी इसका मतलब है कि कृषि के साथ में एनर्जी का प्रोडक्शन। तो उत्तर प्रदेश एग्री वोल्टेक परियोजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। ऐसे क्वेश्चन कहीं बहुत सारी जगह यूपी पीसीएस में भी पूछ लेता है कि हाँ एग्रो वोल्टेक परियोजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश होगा। एग्री वोल्टेक प्रणाली के तो इसमें जानते हैं, जिसे कृषि वोल्टेक प्रणाली या सौर खेती भी कहा जाता है। एक नई तकनीक है जिसमें किसान अपनी फसल के उत्पादन के साथ साथ बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं, यानी नीचे फसल उगाई जा रही है और ऊपर ये बिजली का प्रोडक्शन कर रहे हैं सोलर एनर्जी से। इस प्रणाली में फोटोवोल्टिक तकनीक का उपयोग करके कृषि योग्य भूमि पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। यह तकनीक पहली बार 1981 में एडोल्फ गोएट्सबर्गर और आर्मिन जास्ट्रो द्वारा पेश की गई थी। 2004 में जापान में इसका प्रोटोटाइप विकसित किया गया और कई परीक्षणों के बाद 2022 में पूर्वी अफ्रीका में इसे लागू किया गया। बात करें एग्रोवोल्टिक जो परियोजना है, इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यूपी को अनुदान दिया है। कितना, 0.50 मिलियन यूएस डॉलर, यह कर लगभग करीब 4.15 करोड़ की तकनीकी सहायता। और एडीबी से अनुदान मिलने वाला भी भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश से होगा। उत्तर प्रदेश पहला देश का पहला राज्य है जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक से इस प्रकार की आर्थिक सहायता मिली है। तो आप बताइए एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई, दूसरा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। वैसे इसमें लिखा हुआ है सब, क्षेत्रीय विकास बैंक है, स्थापना 1966 में, और मुख्यालय मनीला फिलीपींस, वर्तमान सदस्य 68। यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ।
आगे बात करते हैं टेक कीर्ति। ये 27 से 30 मार्च तक उत्तर प्रदेश के कानपुर में एशिया के सबसे बड़े अंतर महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव टेक कीर्ति का आयोजन किया गया। उद्घाटन किसने किया? सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने। आगे बात करते हैं, इस वर्ष के महोत्सव का विषय था पंता रही, सब कुछ प्रभावित होता है। आगे बात करें टेक कीर्ति महोत्सव, ये आईआईटी कानपुर का वार्षिक तकनीकी और उद्यमशील महोत्सव है जिसकी शुरुआत 1995 में हुई। बात करें ये रक्षा कीर्ति, इसको भी इसी के साथ में लॉन्च किया गया था। एक विशेष रक्षा प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसमें भविष्य की सैन्य तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शनी में एआई आधारित युद्ध प्रणाली, स्वायत्त ड्रोन और स्वदेशी रक्षा नवाचारों को प्रस्तुत किया गया। आगे बात करते हैं अहेतुल्ला लोंगी रोस्ट्रिस सांप, ये कहाँ मिला है? उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में मिला है। तो सांप के बारे में, इसकी खोज दुधवा टाइगर रिजर्व के पलिया डिवीजन में गैंडों के शिफ्टिंग अभियान के दौरान की गई थी। इससे पहले ये कहाँ पे देखा गया था? तो ये बिहार के पश्चिम चंपारण में जो स्थित है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इसमें देखा गया। इसका शरीर लंबा, पतला और हरा या भूरे रंग का होता है जो अन्य सांपों से इसको अलग करता है। दुधवा नेशनल या दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है और तराई क्षेत्र में सबसे अच्छे प्राकृतिक जंगलों और घास के मैदानों का प्रतिनिधित्व करता है। ये तराई आर्क लैंडस्केप के अंतर्गत आता है। तो तराई आर्क जो लैंडस्केप है इसके अंतर्गत यहाँ पे एक हाथी रिजर्व भी बनाया गया है अभी फिलहाल। तो इसमें शामिल है दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे बात करते हैं, अभी आयोजन हुआ भारत नेपाल साहित्य महोत्सव, कहाँ पर? तो ये मथुरा वृंदावन में 3 दिवसीय उत्सव के बारे में जानते हैं। यह आयोजन उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की सहायक संस्था गीता शोध संस्थान और क्रांतिधारा साहित्य अकेडमी मेरठ द्वारा आयोजित किया गया। इस महोत्सव में 180 से अधिक साहित्यकार, लेखक, पत्रकार और शिक्षाविद शामिल हुए। इसके उद्देश्य की बात करें तो दोनों देशों के मध्य साहित्य को, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहित और संवर्धित करना है। इसके हम महत्व की बात करें तो साहित्य और संस्कृति के आदान प्रदान को प्रोत्साहन, भारत और नेपाल के साहित्यकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और पारंपरिक और समकालीन साहित्य को एक नई दिशा देना। आगे बात करते हैं, बलिया में उच्च कच्चे तेल की खोज हुई है, 300 किलोमीटर तक तेल। उत्तर प्रदेश के गंगा बेसिन में स्थित बलिया जिले के सागर, कौन सा गांव है? पहला तो बलिया ध्यान रखना, दूसरा सागरपाली गांव में किसने? ओएनजीसी ने 3000 मीटर की गहराई पर कच्चे तेल के विशाल भंडार की खोज की है। मुख्य बिंदु जानते हैं इससे संबंधित। इससे न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा में मदद मिलेगी बल्कि अरब देशों पर भी भारत की निर्भरता कम होगी। यह भंडार कई दशकों तक भारत को आवश्यक ईंधन उपलब्ध कराएगा, देश की अर्थव्यवस्था को इससे मजबूती मिलेगी। इस तेल भंडार का विस्तार सागरपल्ली से लेकर प्रयागराज के फाफामऊ तक लगभग 300 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत में कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों की बात करें हम तो पहले पर राजस्थान आता है, दूसरे पर गुजरात, तीसरे पर असम, चौथे पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल। ओएनजीसी की बात करें जिसने खोज की है तो ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है भारत सरकार का, महारत्न का दर्जा हासिल है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1995 में हुई और ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप। उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है। तो इस चैंपियनशिप के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश ने पहली बार इस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। फाइनल में किसे हराया? तो हिमाचल प्रदेश को हराया। आयोजन कब हुआ? तो 26 से 30 मार्च 2025 लखनऊ स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हुआ। यह उत्तर प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित की गई। हैंडबॉल के बारे में जानते हैं, यह एक इंडोर गेम है जिसमें 2 टीमें होती हैं और प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। इसकी शुरुआत 19वीं सदी के अंत में स्कैंडिनेविया और जर्मनी में हुई। पहले ये एक आउटडोर खेल था और फील्ड हैंडबॉल के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में स्वीडन में जी वोलस्टोम ने 1910 में इंडोर हैंडबॉल की शुरुआत की।
बात करते हैं आगे। एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य। तो उत्तर प्रदेश ने एथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। एथेनॉल के बारे में जब बात करते हैं तो एथेनॉल एक स्वच्छ रंगहीन लिक्विड है जिसमें शराब जैसी गंध और तीक्ष्ण स्वाद होता है। यह जल और अधिकांश कार्बनिक विलायकों में पूर्णतः घुलनशील है। अपने शुद्ध रूप में इसका क्वथनांक 78.37 डिग्री सेल्सियस और गलनांक मेल्टिंग पॉइंट 114.14 डिग्री सेल्सियस होता है। एक ये ज्वलनशील पदार्थ है। इसका दहन तापमान गैसोलीन की तुलना में कम होता है। एथेनॉल, जिसे एथिल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, ये जैव ईंधन है और विभिन्न स्रोतों जैसे गन्ना, मक्का, चावल, गेहूं और बायोमास से उत्पादित होता है। मुख्य रूप से यूपी में गन्ने से ही उत्पादित होता है, चीनी मिलों में। आगे बात करते हैं अनंतनगर आवास योजना। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनंत नगर आवासीय योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के बारे में बात जानते हैं। तो इसकी कुल लागत है 6500 करोड़ रुपए और कितने 785 एकड़ में प्रस्तावित की गई। 1.5 लाख लोगों को आवासीय सुविधाएं मिलेगी। इसमें 60 प्लॉट्स पर 10,000 फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा। आगे बात करें तो EWS जो इकोनॉमिक जनरल से अलग बनाया है, EWS आर्थिक कमजोर और LIG निम्न आय वर्ग के श्रेणी के 5,000 भवनों में 25,000 से अधिक लोगों के लिए आवास का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3,000 आवासों का निर्माण भी यहीं किया जाएगा। इसके अलावा 102 एकड़ के क्षेत्रफल में एजुकेशन सिटी भी यहीं पर विकसित की जाएगी। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बाल मृत्यु दर से रिलेटेड एक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भी रिपोर्ट जारी की गई और उसमें उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक बाल मृत्यु दर वाले राज्यों में शामिल था। तो जानते हैं बाल मृत्यु दर के बारे में। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 1,000 बच्चों में से 43 बच्चे अपने 5वें जन्मदिन से पहले मर जाते हैं। एक फैक्ट है जब आपको मेंस में लिखना हो। वर्तमान इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट या शिशु मृत्यु दर 1,000 जीवित जन्मों पर 38 है और जबकि नवजात मृत्यु दर 28 है यूपी में। यूनिसेफ इंडिया रिपोर्ट की हम बात करें तो लगभग 46% मातृ मृत्यु और 40% नवजात मृत्यु प्रसव के दौरान या जन्म के बाद के पहले 24 घंटों के भीतर ही हो जाती है। उत्तर प्रदेश ने अपने विजन 2030 योजना के तहत वर्ष 2020 तक अपनी 2030 अपनी मातृ मृत्यु दर को 140 पर लाख जीवित जन्म तक कम करने का लक्ष्य रखा है। 2020 ही है, इसका अगला टारगेट भी रखा होगा। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग गोवा सरकार से सम्मानित। 1 अप्रैल 2025 को गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्नि सम्मानित किया। किस लिए? भाई अभी जो कुंभ लगा था उसके अच्छे समापन के लिए गोवा के अग्निशमन द्वारा अग्निशमन और आपातकालीन सेवा निदेशालय द्वारा ये प्रदान किया गया। गोवा की राजधानी पणजी में इस समारोह का आयोजन हुआ। यह सम्मान महाकुंभ 2025 प्रयागराज में उत्कृष्ट अग्निशमन और आपदा प्रबंधन सेवाओं के लिए दिया गया। अग्निशमन विभाग की प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो इससे रिलेटेड ये मेंस से रिलेटेड टॉपिक है, आप आगे इसको देख सकते हो। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश का पहला बायो CNG प्लांट तो कहाँ पर लगाया जा रहा है? ये प्रयागराज में। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। उत्तर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा अपशिष्ट से CNG प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इस प्लांट के बारे में जाने तो यह प्लांट पराली, मुर्गी के कूड़े, गोबर और गीले कचरे से बायो CNG बनाएगा। यह प्रतिदिन 21.5 टन बायो CNG और 200 टन जैविक खाद और 30 मीट्रिक टन ब्रिकेट का उत्पादन करेगा। इसे EEE मोड में संचालित किया जाएगा। जैव ईंधन की आपूर्ति के लिए अडानी गैस लिमिटेड द्वारा इस क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इससे कचरा निपटान पर लगभग 5 करोड़ रुपए की बचत होगी। आगे बात करें शहर का लगभग 1/3 कचरा इस प्लांट में उपयोग किया जा सकता है। आगे ये आपको देखना है यदि इस तरीके का तो यहाँ पे सारी चीज़ें बायो CNG के बारे में लगी हुई है कि कौन कौन सा वेस्ट चाहिए और वेस्ट से अनोर्विक यानी अनोर्विक
डाइजेस्टर के माध्यम से करके इसको हीट और इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन बायोगैस डाइजेस्ट, तो इस तरीके से ये सारी प्रोसेस होती है और ये गैस इस तरीके ग्रिड में चली जाती है। उद्देश्य है कचरा प्रबंधन को व्यवस्थित करना, रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा, पर्यावरण प्रदूषण को कम करेगा, शहरी गैस आपूर्ति को सुलभ और सस्ती बनाएगा। आगे बात करते हैं 15वीं हॉकी पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ? आयोजन इसका उत्तर प्रदेश की झांसी स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप के बारे में बात करें तो 4 से 15 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश की झांसी में किया गया। ठीक है। हॉकी इंडिया के अनुसार टूर्नामेंट में वही डिवीजन आधारित प्रारूप अपनाया गया जो सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में लागू किया गया था। पंजाब ने एमपी को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीत ली। वहीं उत्तर प्रदेश ने इसको मणिपुर को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। ये कहाँ आयोजित हुई? झांसी में। और दूसरा फैक्ट, इसमें उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला? तीसरा। और जीती किसने? पंजाब ने एमपी को हराकर। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश डिजिटल लेन देन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में प्रथम स्थान पर है। मुख्य बिंदु की बात देखें तो डीबीटी योजना के तहत प्रदेश सरकार ने लगभग 11 विभागों की 207 योजनाओं के माध्यम से 9.08 करोड़ लाभार्थियों को इतने रुपए सीधे उनके खाते में हस्तांतरित किए। ये देश की जीडीपी में 9.2% की हिस्सेदारी किसकी? उत्तर प्रदेश की है। अब देश का दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक योगदानकर्ता बन गया है। 2023-24 में जहां देश की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी थी? 9.6%, और तो वहीं यूपी की ग्रोथ रेट 11.6% रही। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को राजकोष से स्थिति के मामले में भी फ्रंट रनर घोषित किया गया है। आगे बात करते हैं, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबी उन्मूलन लक्ष्य घोषित किया है। ये यहाँ पर बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी ये पहले नंबर पर पॉवर्टी आती है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 3 साल के भीतर राज्य में गरीबी उन्मूलन की योजना की घोषणा की है। उन्होंने सभी के लिए आवास, पानी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। गरीबी के बारे में जानें तो गरीबी एक ऐसी स्थिति या अवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधन और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। गरीबी का अनुमान की बात करें, ये ऐड कर दिया हमने टॉपिक कि वाई की अलग कमेटी बनाई थी 1979 में। इसने बोला कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी न्यूनतम देने की आवश्यकता होती है और 2100 कैलोरी की शहरी क्षेत्रों में एक व्यक्ति को आवश्यकता होती है, और इसी से गरीबी रेखा निर्धारित की गई। इसके बाद विभिन्न समितियां बनी वाई के अलग के बाद, जैसे लकड़ावाला कमेटी बनी 1993, तेंदुलकर कमेटी बनी 2009 और रंगराजन कमेटी बनी 2012 में। रंगराजन कमेटी ने जो सुझाव दिए थे 2014 में अपनी रिपोर्ट में, तो इसने बोला कि हाँ, गरीबी रेखा का अनुमान शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये पर कैपिटा मासिक व्यय के रूप में लगाया गया। आगे बात करते हैं रोहिन बैराज की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहाँ? महाराजगंज में रोहिन बैराज परियोजना का उद्घाटन किया है। बैराज के बारे में बात करें तो यह परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सिंचाई यानी एरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोहिन बैराज लगभग 86 मीटर लंबा है और इसके दोनों तटों पर सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे 7000 हेक्टेयर से अधिक खेती योग्य भूमि को सीधा लाभ मिलेगा। यह क्षेत्र अब तक वर्षा या अस्थायी जल स्रोतों पर निर्भर था। इस बैराज में से 5 माइनर नहरें निकाली गई हैं। कौन कौन सी? एक रामनगर, नकटोजी, बटजगर, सिसवा और बोलिया। और इन नहरों के माध्यम से रबी और खरीफ दोनों ही फसलों के लिए जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। और किस नदी पर किया जा रहा है? तो रोहिन नदी पर, यह रोहिणी बोलते हैं इसको, तो इसका निर्माण किया गया है। आगे बात करें इंडियन स्किल रिपोर्ट चर्चा में 2025, और इसमें उत्तर प्रदेश ने गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता के क्षेत्र में देश भर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इंडियन स्किल रिपोर्ट के अनुसार 80% युवा गणित और कंप्यूटर स्किल में दक्ष हैं।
इस मामले में यूपी ने आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। किस मामले में? गणित और कंप्यूटर स्किल में। मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, एमपी और पंजाब, बस 3 तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तीसरे और चौथे पे, यानी पहले पे यूपी हो गया, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे एमपी और चौथे पे पंजाब। क्रिटिकल थिंकिंग, सोच, उत्तर प्रदेश ने इसमें भी पहले स्थान, दूसरे पे राजस्थान है और तीसरे पे एमपी है। एनर्जी इफिशियंसी, महाराष्ट्र ने पहला स्थान, कर्नाटक ने दूसरा, उत्तर प्रदेश ने तीसरा। चौथा अगला फैक्ट है, 18 से 25 आयु वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार संसाधनों की उपलब्धता के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। अब बात करते हैं इंडियन स्कूल रिपोर्ट, किसने प्रिपेयर किया इसको? तो ये व्हील बुक्स एलोंग विद किसके साथ? CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, और ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के ने आपस में मिलकर इसको तैयार किया है। आगे बात करते हैं मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना या खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। इस योजना में भी उत्तर प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। मुख्य बिंदुओं की बात करें इसके, तो ऋण स्वीकृति के मामले में उत्तर प्रदेश में औसतन 101 दिन लगते हैं, जबकि बिहार में 110 और तेलंगाना में 190 है। ऋण वितरण में उत्तर प्रदेश ने 14% की वृद्धि दर्ज की है। आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश ने पिछले वर्ष की तुलना में 250 करोड़ रुपए अधिक बजट व्यय किया है। इस योजना के बारे में बात करें तो इसे आत्मनिर्भर अभियान के तहत वर्ष 2020 में शुरू किया गया। इसे 5 वर्ष 2020-21 से 24-25 की अवधि के लिए लागू किया गया। ये आ गया आपकी PMF योजना, और इससे क्या क्या है आप इसको देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, GI टैगिंग में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अभी प्रधानमंत्री का जो बनारस दौरा हुआ था उस टाइम पे इन्होंने 21 पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्रमाण पत्र प्रदान किए थे। तो इसमें कौन कौन से टैग किसको कहाँ कहाँ के हैं? बनारस की बात करें तो बनारसी तबला, भरवा यहाँ की भरवा मिर्च, शहनाई, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, म्यूरल पेंटिंग, लाल पेड़ा, ठंडाई, रंग बर्फी और चिरई गांव का करौंदा। बरेली की बात करें तो बरेली का फर्नीचर, जरी जरदोजी और टेराकोटा, ये बरेली के थे। मथुरा का सांझी क्राफ्ट को दिया गया। अन्य उत्पादों जिलों के उत्पादों की हम बात करें तो बुंदेलखंड का काठिया गेहूँ, पीलीभीत की बांसुरी, चित्रकूट का वुड क्राफ्ट, आगरा का स्टोन इनले पार्क, जौनपुर का इमरती। अब तक उत्तर प्रदेश को कितने GI टैग मिले हैं? 77 GI टैग के साथ भारत का प्रथम राज्य है। तो आप दूसरे में कमेंट करके बताओ कि दूसरे पे कौन सा राज्य है। कांसी क्षेत्र के अकेले 32 GI टैग उत्पाद हैं, जो दुनिया के GI हब में शामिल हो गया है। आगे बात करते हैं 1 kg पीवी एक खेल योजना, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। तो इस योजना के बारे में बात करें तो योजना बालिकाओं को खेल के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण देने के साथ साथ उन्हें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की दिशा में प्रोत्साहित करने का प्रयास है। सरकार का उद्देश्य है पिछड़े और वंचित समुदायों की बालिकाओं को खेल में विशेषज्ञता प्राप्त कराना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। तो 73 में से प्रत्येक जिले में 2 इन विद्यालयों में कानपुर देहात को छोड़कर, जिसमें से केवल एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया जाएगा। खेल चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें एक खेल समिति का गठन होगा प्रत्येक विद्यालय में, जो छात्रों की रुचि, छात्राओं की और संसाधनों के आधार पर खेल का चयन करेंगे। ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है। कब शुरू किया गया था इसे? 2004 में। और उद्देश्य क्या था इसको? जो SC ST OBC और अल्पसंख्यक वर्ग की जो लड़की हैं उनको उच्च प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। आगे बात करते हैं रेशम सखी योजना। अभी ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने ये रेशम सखी योजना शुरू की है। इसमें इस योजना के बारे में जाने तो इस योजना के अंतर्गत महिलाएं घर बैठे रेशम उत्पादन क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर से आय अर्जित कर सकेंगी। यह योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और रेशम विभाग के संयुक्त प्रयासों से लागू की जा रही है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में
महिलाओं को रेशम कीट पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो शहतूत रेशम और टसर रेशम का उत्पादन अपने घर पर ही कर सके। शहतूत रेशम पालन का प्रशिक्षण कर्नाटक के मैसूर में और टसर रेशम पालन का जो प्रशिक्षण है वो झारखंड के रांची में दिया जाएगा। योजना का लक्ष्य क्या है? तो अगले 5 वर्षों में 50,000 महिलाओं को इससे जोड़ना। तो पहले चरण में 2025-26 तक 15 जिलों की 7500 महिलाओं को इससे जोड़ा जाएगा। आगे बात करें, अभी लखनऊ में संसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। कब? 19 से 22 अप्रैल के बीच लखनऊ स्थित KD सिंह बाबू स्टेडियम में। संसद खेल महाकुंभ के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य खेलो इंडिया अभियान की भावना के अनुरूप युवाओं में खेल भावना, स्वास्थ्य जीवन शैली और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना था। इस खेल महाकुंभ में कौन कौन से खेल शामिल है? तो एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो जैसे आधुनिक खेलों के साथ कलारीपट्टू और योगासन जैसे और मलखम्ब पारंपरिक स्वदेशी खेलों का भी प्रदर्शन किया गया। यह प्रतियोगिता 2 श्रेणियों में आयोजित की गई, जूनियर कैटेगरी और दूसरा सीनियर कैटेगरी। जूनियर कैटेगरी 9 से 12 तक के छात्र इसमें शामिल थे और दूसरा सीनियर कैटेगरी में डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्र। अभी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं, इस वजह से ये चर्चा में रही। क्या बदलाव किए गए? तो योजना में जो परिवर्तन किए गए, अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51,000 रुपये के बजाय 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, जो 3 भागों में वितरित होगी। जैसे पहला, 75,000 रुपये सीधे कन्या के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। दूसरा, 10,000 रुपये के कपड़े, उपहार और आवश्यक सामान हेतु मिलेंगे। और तीसरा, 15,000 रुपये शादी के आयोजन पर खर्च करने के लिए दिए जाएंगे। इस तरीके से अब 1 लाख रुपये दिया जाएगा। योजना के बारे में बात करें तो राज्य सरकार द्वारा सर्वधर्म समभाव और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर 2017 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित की जा रही है। यह योजना SC, ST और OBC और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में इको पर्यटन। तो उत्तर प्रदेश ने राज्य में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बांधों, जलाशयों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। क्या है? इस पहल के तहत चित्रकूट, महोबा, सोनभद्र यानी सब दक्षिण के राज्य हैं, बुंदेलखंड के हमीरपुर, झांसी, ऊपर के सिद्धार्थनगर और बांदा जिलों की 7 प्रमुख बांध और झीलों पर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। इन स्थलों पर जल और साहसिक किरण गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का कौन देगा? शिक्षा एवं जल संसाधन विभाग। जिन जलाशयों और बांधों को चुना गया उनमें कौन कौन से शामिल है? तो ये गुंता बांध चित्रकूट, अर्जुन डैम महोबा, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बांध कहाँ पर है, किस जिले में। धंधरोल डैम सोनभद्र, मोधा हमीरपुर, गढ़मऊ झांसी, मझौली सागर सिद्धार्थनगर और नवाब टैंक बांदा। बात करें सरकार का उद्देश्य इस जलाशयों के प्राकृतिक सौंदर्य को आधुनिक पर्यटन सुविधा जैसे रिसोर्ट, बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग और कैंपिंग के माध्यम से आकर्षक बनाना। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश चमड़ा और फुटवेयर पॉलिसी यूपी सरकार ने अभी लॉन्च की है। नीति के बारे में जानते हो, इसका उद्देश्य क्या है? उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, निर्यात को प्रोत्साहित करना और इसको ग्लोबल ब्रांड बनाना, राजस्व में वृद्धि कर राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाने के दृष्टिकोण को साकार करना। रणनीतिक पहल की बात करें तो कानपुर को इस जो क्षेत्रीय विकास रणनीति में केंद्रीय भूमिका दी गई है। इसमें आगरा, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ और बरेली जैसे शहरों में क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा इस पॉलिसी से। आगे बात करते हैं निजी औद्योगिक पार्कों को बढ़ावा। इसी योजना के तहत को ये पूंजीगत सब्सिडी और 100% स्टाम्प शुल्क से छूट सभी पार्कों को 5 वर्षों में विकसित करना, कम से कम 25% भूमि को हरित और खुले क्षेत्र में आरक्षित करना होगा, प्रत्येक इकाई को 150 से 200 करोड़ का न्यूनतम निवेश करना होगा और इस इकाई में 1000 से 3000 रोजगार के अवसर उत्पन्न करना होंगे। भारत की वर्तमान स्थिति की बात करें तो चमड़े उद्योग में तो भारत से निर्यात होने वाले कुल चमड़े में 46% की हिस्सेदारी कौन रखता है? उत्तर प्रदेश। आगरा को फुटवेयर की राजधानी और कानपुर को सुरक्षा, जूतों और चमड़ों के सामान का वैश्विक केंद्र माना भी जाता है। महत्व, यह नीति उत्तर प्रदेश को मेक इन इंडिया और लोकल टू ग्लोबल पहल के अनुरूप उद्योग हब के रूप में उभरने में मदद मिलेगी। ये नीति अभी आपको जो UP PCS का
मेंस होने वाला है, उसमें इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि हाँ उसके उद्देश्य क्या है, उसमें क्या क्या प्रावधान है। आगे बात करते हैं हरित नगर निगम बॉन्ड। ये गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है, और इस बॉन्ड के माध्यम से नगर निगम 150 करोड़ रुपए की राशि जुटाएगा। वो कहाँ खर्च करेगा? यह स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक उन्नत प्रत्येक मल जल संशोधन संयंत्र की स्थापना के लिए उपयोगी होंगे, जो ये राशि जुटाई जाएगी। वित्तीय नवाचार की बात करें तो पीपीएम एचएम मॉडल के तहत, हाइब्रिड एंड यूनिट मॉडल के तहत इसे विकसित किया जाएगा प्लांट को। निगम द्वारा नगर निगम द्वारा 40% वित्त पोषण। और पुरस्कार और मान्यता की बात करें तो वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड्स 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका शोधित जल पुनः उपयोग पुरस्कार इसको प्राप्त हुआ गाजियाबाद नगर निगम को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये हो गया आपका पूरा करंट अफेयर अप्रैल का। और इसी तरीके से आप हम जो अगला वीडियो बनाएंगे वो जनवरी और दिसंबर के 2 महीनों का, और फिर आगे से स्टार्ट करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और इसी यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और उसके लिए आप कमेंट करो। थैंक यू।